नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप सभी ने बहुत बार रिक्वेस्ट किया है, तो आज सभी की रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ। जी हाँ, पुनीत कुमार राय जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से, जो कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र को हम पढ़ रहे थे वस्तुनिष्ठ हिंदी से, तो इसी पर आज की ये कक्षा होने वाली है। तो आप जानते हैं कि ये वीडियो कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए पाश्चात्य काव्य शास्त्र को लेकर के, जिसमें हमने पिछली वीडियो में प्लेटो और अरस्तु के काव्य सिद्धांत को और उनके बारे में पूरा विस्तार से पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में हम लॉन्गिनोस से शुरू करेंगे पढ़ना, जो कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण आचार्य है। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, तो चैनल के साथ बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। इसके बाद भी अगर मुझसे कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, इसलिए ताकि जब भी आप इस प्रकार की वीडियोस देखना चाहें तो आपको इसका लिंक आराम से मिल जाए, ताकि आपको कोई परेशानी भी ना हो और परीक्षा की तैयारी आप अच्छे से कर सके। तो चलिए अब हम बिना देर करते हुए शुरू करेंगे। लॉन्गिनस के बारे में देखेंगे। प्रारंभ में लिखा है क्या कि लॉन्गिनस जो है वो जन्म से यूनानी थे। तो ये प्रश्न आता है कि वो कहाँ से थे, तो जन्म से ये यूनानी थे और उनका समय ईसा की प्रथम या तृतीय शताब्दी माना जाता है। तो समय को भी ध्यान रखिएगा, ईसा की प्रथम या तृतीय शताब्दी। वही लॉन्गिनस के ग्रंथ पेरिहुप्सुस को सभी इतालवी विद्वान सोबेरतेल्लो ने 1554 में प्रकाशित किया। तो ये जो ग्रंथ है बहुत बार पूछी गई है कि पेरिहुप्सुस जो है वो किसकी रचना है, तो लॉन्गिनस की है, ठीक है। ये पेरिहुप्सुस को सभी इतालवी विद्वान सोबेरतेल्लो ने 1554 में प्रकाशित करवाया था। कब करवाया था? 1554 में। इसका पहला जो अंग्रेजी जो संस्करण था वो था ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस। इस नाम से भी आता है कि किस रचना को या किस रचना का अंग्रेजी जो अनुवाद है ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस के नाम से प्रकाशित हुआ था, तो पेरिहुप्सुस का, ठीक है। और इस अंग्रेजी जो अनुवाद है इसको प्रकाशित करने वाले थे जॉन, ठीक है। तो जॉन ने 1652 में इसका पहला अंग्रेजी जो संस्करण था ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस पेरिहुप्सुस का, जो कि लॉन्गिनस का ग्रंथ है, इसका प्रकाशन जॉन ने करवाया था। वही लॉन्गिनस का ग्रंथ पेरिहुप्सुस मूल किस शास्त्र से संबंधित है, तो ये भाषण शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है, जिसको रेटोरिक भी कहा जाता है उनकी भाषा में, ठीक है। भाषण शास्त्र से संबंधित है पेरिहुप्सुस ग्रंथ, इसका मूल यही शास्त्र है, ठीक है। भाषण शास्त्र, भाषा नहीं भाषण शास्त्र, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। भाषण शास्त्र। वही पेरिहुप्सुस पत्र के रूप में पोस्तुमिस उस तेरेंतियानुस नामक एक रोमी युवक को संबोधित है। अब जो ये पेरिहुप्सुस जो है ये पत्र किसको संबोधित है, तो पोस्तुमियुस तेरेंतियानुस नामक एक रोमी युवक है, उन्हीं को यह पत्र संबोधित किया गया, ठीक है। पत्र की भाषा यूनानी या फिर ग्रीक में है। ये भाषा के बारे में पूछा जाता है कि इसकी भाषा क्या है, तो यूनानी या ग्रीक है। वही उदात्त जो सिद्धांत है, तो उदात्त सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो लॉन्गिनस को ही उदात्त सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। कई बार आपकी यूजीसी नेट की परीक्षाओं में टीजीटी पीजीटी में ये सब पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। वही लॉन्गिनस के पूर्व किस विद्वान ने उदात्त को निरूपण तो किया था, तो किसने किया था? केकिलियुस ने किया तो था, ठीक है, लेकिन निरूपण केवल किया था इन्होंने, जबकि लॉन्गिनस ने इसको पूरी तरीके से क्या किया, प्रवर्तन किया, इसका प्रतिष्ठित किया इस उदात्त सिद्धांत को। वही उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट है। ये बहुत बार कथन पूछा गया है और ये किसका है, तो लॉन्गिनस का। जहाँ बात उदात्त की आ जाती है तो आप सीधे सीधे याद रख सकते हैं उदात्त के प्रवर्तक ही लॉन्गिनस है। तो उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट है, तो ये कथन कहने वाले कौन होंगे, तो लॉन्गिनस। वही लॉन्गिनस के अनुसार उदात्त का कार्य क्या है, तो उदात्त का कार्य है सम्मोहन। लॉन्गिनस के अनुसार वो क्या कहते हैं कि उदात्त का कार्य क्या है, सम्मोहन, ठीक है। या इसको कह सकते हैं लोकोत्तर आह्लाद भी कह सकते हैं। बहुत जगह सम्मोहन आता है और बहुत जगह आपको लोकोत्तर आह्लाद के रूप में देखने को मिलेगा। वही आगे देखेंगे, लॉन्गिनस ने उदात्त को सहज यानी नैसर्गिक और उत्पाद यानी व्युत्पत्ति दोनों माना है। यानी कि लॉन्गिनस के अनुसार ये जो उदात्त है ये सहज भी है यानी कि नैसर्गिक भी है, और व्युत्पत्ति मतलब उत्पन्न इसका उत्पाद्य भी किया जाता है, तो दोनों है उदात्त।
आगे देखेंगे लॉन्गिनोस ने उदात्त के कितने अवरोधक माने हैं। तो लॉन्गिनोस ने उदात्त के 3 अवरोधक माने। कौन कौन से? शब्दाडंबर, बालिशता और भावाडंबर। ये 3 जो अवरोधक तत्व है उदात्त के, ये माने किसने? लॉन्गिनोस से। ठीक है, शब्दाडंबर, भावाडंबर और बालिशता। वही देखेंगे लॉन्गिनोस के अनुसार उदात्त के कितने स्रोत हैं। तो बात करें उदात्त के स्रोतों की, तो लॉन्गिनोस के अनुसार उदात्त के मुख्यतः 5 स्रोत हैं। कौन कौन से? जैसे महान विचारों की उद्भावना की क्षमता, प्रबल तथा अंतःप्रेरित भाव, अलंकारों, विचार अलंकार और शब्दालंकार का समुचित प्रयोग। ठीक है, भव्य शब्द योजना जिसमें शब्द चयन, बिंब विधान तथा शैलीगत परिष्कार अंतर्भूत है। वही रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित प्रभाव। यानी कि उदात्त की बात करें तो उदात्त के 5 स्रोत लॉन्गिनोस मानते। एक तो उसमें क्या होनी चाहिए कि महान विचारों की उद्भावना की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि महान विचार वो उत्पन्न कर सके। दूसरा है कि प्रबल तथा अंतःप्रेरित भाव हो, मतलब ऐसे भाव जो कि मतलब स्वयं से प्रेरित भी हो और प्रबल भी हो, ऐसे भाव को वो उत्पन्न करे। ठीक है, अलंकारों, विचारालंकार और शब्दालंकार का समुचित प्रयोग। ठीक है, यानी कि शब्द का और विचारों से संबंधित सभी इसमें अलंकारों का इस प्रकार का प्रयोग समुचित रूप से प्रयोग हो। भव्य शब्द योजना, शब्द योजना भी कैसी हो? भव्य शब्द योजना हो, जिसमें शब्द चयन पर ध्यान हो, बिंब विधान पर, शैलीगत परिष्कार पर, इस सब पर इसका पूरा ध्यान हो। मतलब केवल विचार ही नहीं, विचार के साथ साथ प्रबल विचार, और प्रबल विचार के साथ साथ अलंकार भी अच्छे से हो उसका प्रयोग, और साथ साथ शब्द योजना भी प्रबल हो। ठीक है, और रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित प्रभाव भी हो, यानी कि रचना इस प्रकार की हो, इस प्रकार की रचना की सृष्टि की जाए जो कि इसका समुचित प्रभाव हो। तो इस प्रकार 5 जो मुख्यतः तत्व बताए वो बताए हैं लॉन्गिनोस ने उदात्त के। वहीं आगे देखेंगे उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। फिर से यहाँ उदात्त के बारे में एक हमें कथन मिलता है, तो ये कहते हैं कौन? लॉन्गिनोस की उदात्त क्या है? महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। वही आगे जो देखेंगे कि अरस्तु के अनुसार करुणा और भय दुखांतक के लिए अनिवार्य है, जबकि लॉन्गिनोस के अनुसार करुणा और भय क्षुद्र भाव है और उदात्त को इन क्षुद्र भावों से मुक्त होना चाहिए। यह अरस्तु और लॉन्गिनोस में मौलिक मतभेद है। तो अरस्तु और लॉन्गिनोस के मतों में जो मूल भेद, वो भेद क्या है कि अरस्तु के अनुसार क्या है कि करुणा और भय दुखांतक के लिए एकदम अनिवार्य है। ठीक है, दुख जहाँ है वहाँ करुणा और भय होना ही है, जबकि लॉन्गिनोस के अनुसार करुणा और भय एक क्षुद्र प्रकार का भाव है और उदात्त को इन क्षुद्र भावों से हमेशा कैसा होना चाहिए? मुक्त होना चाहिए। अगला है कि लॉन्गिनोस के अनुसार उदात्त के लक्षण क्या है। तो लॉन्गिनोस के अनुसार उदात्त के जो लक्षण है वो है अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य। कई बार पूछा गया प्रश्न है कि लॉन्गिनोस के अनुसार उदात्त का लक्षण क्या है, तो अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य ही उदात्त का लक्षण है। किसके अनुसार? लॉन्गिनोस के अनुसार। अगला है लॉन्गिनोस के अनुसार काव्य का प्रयोजन क्या है। तो काव्य का प्रयोजन है आनंद। किसके अनुसार? लॉन्गिनोस के अनुसार। ठीक है, तो लॉन्गिनोस कहते हैं कि काव्य का जो प्रयोजन है उसका प्रयोजन क्या है? आनंद है। अगला हम देखेंगे कि सन 1798 ईस्वी में कोलरिज और वर्ड्सवर्थ की कविताओं का एक संग्रह निकलता है, लिरिकल बैलेट्स। ठीक है, कौन सा रचना है ये? लिरिकल बैलेट्स है, जो कि कोलरिज और वर्ड्सवर्थ की कविताओं का संग्रह है इसमें। ठीक है, सन 1798 में। इस संस्करण की संक्षिप्त भूमिका देखें तो एडवर्टीजमेंट शीर्षक से वर्ड्सवर्थ ने लिखी। किस शीर्षक से? एडवर्टीजमेंट शीर्षक से भूमिका इसकी लिखी है वर्ड्सवर्थ ने। वही 1800 ईस्वी में लिरिकल बैलेट्स का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसकी लंबी भूमिका वर्ड्सवर्थ ने लिखी। इस भूमिका में काव्य और काव्य भाषा पर वर्ड्सवर्थ की व्यक्तिगत मान्यताओं का प्रतिपादन है। इस भूमिका को स्वच्छंदतावादी आंदोलन का घोषणा पत्र भी माना जाता है। तो इस दृष्टि से ये जो रचना है इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि किसने लिखी है? वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। ठीक है, लिरिकल बैलेट्स की, क्योंकि यहीं से, इसी भूमिका से भूमिका को स्वच्छंदतावादी आंदोलन का घोषणा पत्र कहा जाता है। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, यह भूमिका प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स के नाम से प्रसिद्ध है। इसका नाम क्या है इस भूमिका का? तो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, जिससे स्वच्छंदतावादी आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। लिरिकल बैलेट्स के 4 संस्करण प्रकाशित हुए हैं। तो लिरिकल बैलेट्स के कितने संस्करण हैं? तो 4 संस्करण प्रकाशित हुए हैं। पहला जो था वो 1798 ईस्वी में, फिर दूसरा था 1800 ईस्वी,
फिर तीसरा था 1802 और चौथा था 1815 ईस्वी में। इस प्रकार 4 संस्करण प्रकाशित हुए हैं। वही लिरिकल बैलेट्स की भूमिका में अभिव्यक्त वर्ड्सवर्थ की मान्यताओं का खंडन कॉलरिज ने अपनी किस पुस्तक में किया है? तो कॉलरिज ने बायोग्राफिया लिटरेरिया, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है कॉलरिज की, और इसका ईस्वी सन भी पूछा जाता है 1817 ईस्वी, ठीक है। और इसी पुस्तक में लिरिकल बैलेट्स की भूमिका में अभिव्यक्त जो वर्ड्सवर्थ ने अपनी मान्यताओं को अभिव्यक्त किया था उसका खंडन किया कॉलरिज ने अपने बायोग्राफिया लिटरेरिया में। तो इसका इस दृष्टि से ये पुस्तक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसका वर्ण्य विषय भी, क्योंकि इसी पुस्तक में कॉलरिज ने खंडन किया था वर्ड्सवर्थ की मान्यताओं का, ठीक है। अगला है काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, ठीक है। तो काव्य क्या है? प्रबल भावों का सहज क्या है? उच्छलन। यह कथन किसका है? तो यह कथन है विलियम वर्ड्सवर्थ का, जो ये कहते हैं कि काव्य जो है वो प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। आगे देखेंगे तो लिरिकल बैलेट्स किसकी कविताओं का संकलन है? तो लिरिकल बैलेट्स वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की कविताओं का संकलन है। लेकिन लिरिकल बैलेट्स की भूमिका में जो वर्ड्सवर्थ ने अपनी मान्यताएं उसमें प्रस्तुत की, उसका खंडन किया बाद में जाकर के कॉलरिज ने अपने बायोग्राफिया लिटरेरिया पुस्तक में, जो कि 1817 ईस्वी की है। वही आगे है कि काव्य भाषा के संदर्भ में 3 मान्यताएं थी, और किसकी मान्यताएं थी? ये वर्ड्सवर्थ की 3 मान्यताएं थी काव्य भाषा के संदर्भ में। पहला था काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए, ऐसा मानते थे वर्ड्सवर्थ की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग हो, जो कि ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा। वही गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। तीसरा था प्राचीन कवियों का भावोद्बोध जितना सहज था उनकी भाषा उतनी ही सरल थी। भाषा में कृत्रिमता और आडंबर बाद के कवियों की देन है। तो ये इस प्रकार की 3 मान्यताएं किसने प्रस्तुत की? वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा के संदर्भ में प्रस्तुत की। एक तो था कि ग्रामीणों की जो दैनिक बोलचाल की भाषा उसका प्रयोग होना चाहिए काव्य में। वहीं काव्य में जो गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। तीसरा है कि प्राचीन कवियों ने जो भी भावोद्बोध जितना सहज था उनकी भाषा भी, यानी कि भावना जितनी सहज थी भाषा भी उनकी उतनी ही सहज थी, जबकि बाद के कवियों में भाषा में कृत्रिमता और आडंबर आ गया, और ये बाद के कवियों की देन है कि भाषा में कृत्रिमता और आडंबर का आना। इस प्रकार की मान्यताएं थी वर्ड्सवर्थ की। आगे वर्ड्सवर्थ के अनुसार लिखते हैं कि वर्ड्सवर्थ के अनुसार गद्य और काव्य में अंतर का कारण क्या है? तो केवल छंद ही कारण है गद्य और काव्य में अंतर का, ऐसा वर्ड्सवर्थ मानते हैं। वही आगे वर्ड्सवर्थ लिखते हैं कि प्रत्येक महान कवि शिक्षक होता है। मैं चाहता हूँ कि या तो मैं शिक्षक समझा जाऊँ या फिर कुछ नहीं, है ना, क्योंकि महान कवि क्या होता है? शिक्षक होता है। ऐसा किसका कथन है? तो ऐसा कथन है वर्ड्सवर्थ का, ठीक है। अगला है आलोचना का चरम उद्देश्य दूसरों की रचनाओं के मूल्यांकन के नियम निर्धारण से कहीं अधिक लेखक अर्थात सर्जक के सिद्धांतों का व्यवस्थापन। यह कथन किसका है? तो यह कथन है कॉलरिज का। वही कविता रचना की वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ में भिन्न है कि उसका तात्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं, और वे सभी अन्य प्रकारों से उसका अंतर यही संपूर्ण से वही आनंद प्राप्त होना चाहिए। प्रत्येक घटक खंड यानी अवयव से प्राप्त कौन स्पष्ट संतुष्टि के अनुरूप हो। काव्य की यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा कॉलरिज ने दी है, जहाँ पे सीधा सीधा वो कहते हैं कि कविता जो है वो रचना की वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ में भिन्न है कि उसका तात्कालिक प्रयोजन केवल आनंद है, सत्य नहीं, ऐसा कॉलरिज कहते हैं। वही स्वच्छंदतावादी आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो माने जाते हैं वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज। ये कई बार प्रश्न आया है, स्वच्छंदतावादी आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने गए हैं? वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज। वही भाषा मानव मन का शस्त्रागार है जिसमें उसे अतीत के विजय स्मारक और भावी विजय के शस्त्र एक साथ रहते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है कॉलरिज का, जो क्या कहते हैं कि भाषा जो है वो मानव मन का शस्त्रागार है जिसमें उसे अतीत के विजय स्मारक और भावी विजय के शस्त्र एक साथ रहते हैं। वही कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो कॉलरिज माने जाते हैं कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आया है कि कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो कौन है? कॉलरिज है। वही अगला है कवि काव्य की सृष्टि नहीं करता, स्वयं काव्य बन जाता है, ठीक है। तो इसको अगर हम कहें, ए पोएट डज नॉट क्रिएट बट बिकम, यानी कि कवि जो है काव्य की सृष्टि नहीं करता, स्वयं काव्य ही बन जाता है। यह कथन कौन कहते हैं? ये कथन कहते हैं कॉलरिज। सभी महत्वपूर्ण कथन है, कभी ना कभी परीक्षा में पूछे गए, तो ध्यान रखिएगा। अगला है फैंसी शब्द। फैंसी बहुत आजकल यूज़ होता है, तो ठीक है, फैंसी शब्द
ग्रीक के फंतासिया शब्द से उत्पन्न हुआ है और इमेजिनेशन लैटिन के इमेजिनातियो, ठीक है, से। तो फैंसी फंतासिया से और इमेजिनेशन लैटिन के इमेजिनातियो से। इमेजिनेशन का हिंदी रूपांतरण कल्पना है तथा फैंसी का रम्य कल्पना या ललित कल्पना। बहुत जगह आपको ललित कल्पना शब्द मिलेगा, ठीक है, जो कि फैंसी का रूपांतरण है रम्य कल्पना या फिर ललित कल्पना। तो इस प्रकार फैंसी का ग्रीक शब्द हुआ फंतासिया, ठीक है, और इमेजिनेशन का लैटिन के इमेजिनातियो से ये लिया गया है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का हिंदी रूपांतरण पूछा जाए तो कल्पना, और फैंसी का रम्य कल्पना या ललित कल्पना। वहीं आगे है कॉलरिज ने कल्पना के कितने भेद किए हैं, तो 2 भेद किए हैं कल्पना के, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना। कल्पना का कौन सा भेद कॉलरिज के अनुसार कला विधायनी कल्पना है, तो गौण जो कल्पना है वही है कला विधायनी कल्पना, ऐसा कॉलरिज मानते हैं। वही देखेंगे कॉलरिज के अनुसार समस्त जागतिक प्रपंच को व्यवस्थित रूप में ग्रहण कराने वाली जो शक्ति है वही है मुख्य कल्पना, ठीक है, यानी कि समस्त जागतिक प्रपंच को व्यवस्थित रूप में ग्रहण कराने वाला शक्ति ही मुख्य कल्पना है। कॉलरिज के अनुसार कल्पना में एक प्रकार की संश्लेषात्मक तथा जादुई शक्ति होती है कल्पना में, जो विरोधी या विसंवादी धर्मों में संतुलन स्थापित करती है। उन्होंने कल्पना को एकीकरण या रूपांतरण ही शक्ति कहा है, यानी कल्पना क्या है, एकीकरण या रूपांतरण की शक्ति है। वहीं मुख्य और गौण कल्पना में अगर हम अंतर देखें तो हम पाते हैं 3 प्रकार के अंतर है मुख्य और गौण कल्पना में। कौन कौन से अंतर है? पहला है मुख्य कल्पना के अस्तित्व पर ही गौण कल्पना आधारित या आश्रित है। गौण कल्पना मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि है। वहीं मुख्य कल्पना अचेतन और अनैच्छिक है, गौण कल्पना चेतन और ऐच्छिक। वहीं मुख्य कल्पना केवल निर्माण या संगठन करती है, इसके प्रतिकूल गौण कल्पना विघटन और संगठन, विनाश और निर्माण दोनों करती है। तो इस प्रकार ये 3 मुख्य अंतर है मुख्य कल्पना और गौण कल्पना। कथन और संदर्भ के प्रश्नों में कभी कभी इस प्रकार से घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाता है, तो उसके लिए इसको देख लीजिएगा अच्छे से। वही कॉलरिज के अनुसार फैंसी यानी कि रम्य कल्पना की विशेषताएं क्या है, तो फैंसी देश काल के बंधन से मुक्त एक प्रकार की स्मृति मात्र है फैंसी। दूसरा है कि वह इच्छा शक्ति से संचालित एवं रूपांतरित होती है। तीसरा है वह अपने उपयोग की सामग्री साहचर्य नियम से ग्रहण करती है। और चौथा है उसको उपयोज्य सामर्थ्य स्थिर तथा सुनिश्चित होती है, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो फैंसी की विशेषताएं हैं, ये 4 विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। वही आगे हम देखें तो कल्पना और फैंसी में कुछ अंतर भी हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि फैंसी बिंबों को केवल आसपास रख देती है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं करती है, किंतु कल्पना उन्हें रूपांतरित करती है। अब देखिए कल्पना की उड़ान तो इसकी तो कोई हद ही नहीं होती है ना, तो फैंसी क्या है, वो बिंबों को केवल आसपास आपके लिए रख देगी, लेकिन कल्पना क्या है कि उन्हें रूपांतरित भी कर सकती है। अगला है कल्पना भावोद्दीपन को केंद्र में रखकर बिंबों में आंतरिक सामंजस्य स्थापित करती है, उनमें एक रूपता लाती है, किंतु फैंसी केवल स्थिर और निश्चित वस्तुओं तथा विचारों को काम में लाती है और साहचर्य के नियम के अनुसार उन्हें केवल एकत्र कर देती है, ठीक है। कल्पना देखिए हमेशा बहुत ज़्यादा विस्तृत होती है। कल्पना भावोद्दीपन को केंद्र में रखकर बिंबों में आंतरिक सामंजस्य स्थापित करती है, उसमें एक रूपता लाती है, किंतु जो फैंसी है वो केवल स्थिर या निश्चित वस्तुओं पर विचार पर काम में आता है। वहीं कल्पना अंतःप्रेरणा प्रत्यक्ष आदि अनेक स्रोतों से सामग्री ग्रहण करती है, किंतु रम्य कल्पना प्रधानता स्मृति पर निर्भर करती है और उसी से अपनी सामग्री ग्रहण करती है। वहीं कल्पना की कार्य पद्धति जैव है, अतः उसमें जीवंतता और पूर्णता है, किंतु रम्य कल्पना की कार्य पद्धति यांत्रिक है, अतः वह निर्जीव तथा असंहत है। वहीं कल्पना प्रतिभा की उपज है, फैंसी प्रज्ञा की, ठीक है। तो इस प्रकार कल्पना और फैंसी में अंतर आपने देखा है, ठीक है। आगे देखेंगे कि अंग्रेजी आलोचना को दृढ़ मनोवैज्ञानिक भूमि पर प्रतिष्ठित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो कॉलरिज ही है जिन्होंने अंग्रेजी आलोचना को दृढ़ मनोवैज्ञानिक भूमि पर प्रतिष्ठित किया था। वहीं आगे हम अब क्रोचे को देखेंगे अगली कक्षा से। तो आज तक हमने कॉलरिज को पूरा पढ़ लिया है, वर्ड्सवर्थ को पढ़ लिया है, इसके साथ साथ हमने लॉन्गिनस को इस वीडियो में पढ़ा है। अब अगली कक्षा में हम क्रोचे और आगे जो भी इनके बाद के परवर्ती आचार्य होंगे इनको हम देखेंगे। तो इसी प्रकार चैनल के साथ आप बने रहिए, सब्सक्राइब करके जाइएगा इस प्रकार की वीडियोज़ के लिए। मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।